बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद अफरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी से और सबसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लॉ गेट का आगाज़ किया हुआ है, लॉ गेट की सीरीज़ का, और इसमें हमने QSO अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। 4-5 लेक्चर्स के रहते हैं। तो आइए आज हम जिसको QSO पे जो लेक्चर है हमारा लेक्चर 22 है ऑन QSO पे। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 6 का हमने आगाज़ किया हुआ है। इसमें देखें आर्टिकल जो है ना 102 102 आज आर्टिकल हम पढ़ेंगे। वो जो कहता है एविडेंस ऑफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रांट एंड अदर प्रीपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म डॉक्यूमेंट। उसने कहा एक्चुअली ये चैप्टर है किस चीज़ के बारे में। ये कह रहा है कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे देते हैं तो जो ओरल होगी वो एक्सक्लूड हो जाएगी, मतलब कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को फोकियत हासिल होगी। किस एविडेंस को फोकियत हासिल होगी? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को फोकियत होगी किस पे? ओरल पर। ठीक है, आगे चलते हैं। द एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के बारे में आपने एविडेंस लेनी है, ग्रांट्स के बारे में कोई ग्रांट की है उसके बारे में, और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है ना, डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी आपने फ्लोट की उसके बारे में कोई एविडेंस आप दे रहे हैं रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ले आए हैं, तो फिर इसका क्या होगा कि फिर वो क्या डॉक्यूमेंट, वो एविडेंस ऐसी वो क्या वो काबिल कबूल होगी या नहीं होगी, ये देखते हैं। उसने कहा व्हेन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफ ग्रांट आर ऑफ अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, हैव बीन रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, जब वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आ चुकी है। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई ग्रांट की है आपने, कोई चीज़ दी है किसी को, उसको आप राइटिंग में ले आए हैं, या वो डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को आपने कोई प्रॉपर्टी फ्लोक्ट कर दी है उसको। एंड इन ऑल केसेस in which any matter is required by law to be reduced to the form of the document, और जिसके बारे में ये लॉ भी रिक्वायर करता है कि आपने क्या करना है, आपने उसको लिखना है, लिख पढ़ में लाना है। नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म्स ऑफ द सच कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ऐसी ग्रांट के बारे में, ऐसी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में क्या नहीं ली जाएगी? नो एविडेंस नहीं ली जाएगी आर ऑफ सच मैटर, ऐसे मैटर की, एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। तो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जो होगा वही एज एविडेंस काबिल कबूल होगा, उसकी ओरल एविडेंस नहीं होगी। आर सेकेंडरी एविडेंस if it's condensed in cases in which the secondary evidence is admissible under the purview of the herein before contained, या उसकी सेकेंडरी एविडेंस क्या होगी? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, या सेकेंडरी एविडेंस क्या होगी? काबिल कबूल होगी। सेकेंडरी एविडेंस किस सूरत में होगी? अगर वो इस ऑर्डर, इस कानूनी शहादत के तहत, इसकी प्रोविजन के तहत सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगी तो फिर ठीक है ना, तो अदरवाइज वो नहीं होगी। वरना क्या होगा? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जो होगा, जिसके बारे में जब से वो लिखा गया है तब से, यानी कि वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में एज अ एविडेंस लिया जाएगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब बात क्लियर होगी। अब यहाँ में हम बढ़ते हैं। उसने कहा कि जब भी किसी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, ग्रांट को और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को आपने क्या करना है, जब उसने डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आपने लिख दिया है, तो इन तमाम केसेस में कोई भी मैटर हो जो भी जिसको लॉ रिक्वायर करता है कि आपने वाकई ही उसको लिखना है, तो फिर क्या होगा इसमें? नो एविडेंस शैल बी गिवन, नो एविडेंस शैल बी गिवन, ये आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नो एविडेंस नहीं दी जाएगी किसी भी सच ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे ग्रांट को और प्रॉपर्टी जो आपने फ्लोट की उसको प्रूव करने के लिए, उसके प्रूफ के लिए आप नो एविडेंस शैल बी गिवन, कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी जाएगी जो ओरल एविडेंस होगी या कोई अलग इसके अलावा कोई एविडेंस होगी। कौन सी एविडेंस दी जाएगी? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ दिया जाएगा। यहाँ में खाली जगह में क्या आना है? नो एविडेंस शैल बी गिवन। ठीक है, यहाँ आगे चलते हैं। एक्सेप्शन 1, उसने कहा मैंने पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग। जब पब्लिक ऑफिसर एक लॉ रिक्वायर करता है उसको उसके जो अपॉइंटिंग के आर्डर, जो अपॉइंटमेंट के आर्डर रिटर्न होने चाहिए। एंड व्हेन इट इज शोन, ये शो किया जाता है कि दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज ए सच ऑफिसर, के जब ये कहा जाता है कि एक शख्स, ऐसे एक खास शख्स ने ऑफिसर के तौर पर यह क्या किया, एक्ट किया, द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो फिर जो जिसके तहत उसको, यानी कि वो डॉक्यूमेंट के तहत उसको किया, अपॉइंट किया गया था, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए।
एमसीक्यू नंबर 2, व्हेन अ पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, जब ये पब्लिक ऑफिस जो ऑफिसर लॉ के तहत उसको इन राइटिंग यानी कि उसको अपॉइंट किया जाता है और ये शो किया जाता है कि ये खास शख्स इस तरह ऑफिसर के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो फिर उसकी को प्रूव करने की जरूरत नहीं। द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, बी ऑप्शन आएगा, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, उसको नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बी ऑप्शन आएगा, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। मैंने 2 दफ़ा पढ़ा दिया आपको, आपको याद होना चाहिए। आगे, wills admitted to probate in Pakistan may be proved by the probate। उसने कहा विल जो है, विल जो होती है, विल जो वसीयत जो होती है एडमिटेड टू प्रोबेट इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में प्रोबेट होता है जहाँ पे विल्स की जो रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है, मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट, उसको प्रोबेट से ही प्रूव किया जा सकता है। ठीक है ना। द विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन पाकिस्तान मे बी प्रूव्ड बाय प्रोबेट, ए ऑप्शन ठीक है जी। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं जी, एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, दिस आर्टिकल अप्लाइज इक्वली टू केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी रेफर टू आर कंटेन इन वन डॉक्यूमेंट एंड टू एक्सेस एंड केसेस इन विच दे आर कंटेन इन मोर डॉक्यूमेंट दैट वन। उसने कहा कि ये आर्टिकल जो है ना, दिस आर्टिकल इक्वली टू केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रेफर टू आर कंटेन इन वन डॉक्यूमेंट आर टू केसेस इन विच दे आर कंटेन इन मोर डॉक्यूमेंट दैट वन। वो कहता है कि ये आर्टिकल इक्वली अप्लाई करता है कि एक डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो या एक से एक पर मुश्तमिल हो, उसी सब पर उसी तरह अप्लाई वो करेगा। कि यहाँ पे भी लिखा हुआ कि ये आर्टिकल इक्वली अप्लाई करता है तमाम किस्म में कॉन्ट्रैक्ट्स के ग्रांट के यार जहाँ पे प्रॉपर्टी आपने डिस्पोजस की है, तो इन जो किसी भी डॉक्यूमेंट में पर मुश्तमिल है, रेफर टू आर आर कंटेन इन वन डॉक्यूमेंट एंड टू केसेस इन विच दे आर कंटेन इन मोर डॉक्यूमेंट्स, ये मोर डॉक्यूमेंट्स ए ऑप्शन ठीक है जी। ठीक है, मोर डॉक्यूमेंट्स देन वन, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। आगे चलते हैं, वेयर देर आर मोर ओरिजिनल देन वन, जब एक से ज़्यादा ओरिजिनल हैं, मोर ओरिजिनल देन वन, तो वन ओरिजिनल ओनली नीड टू बी प्रूव, एक ओरिजिनल को प्रूव करने की ज़रूरत है। अब ये कितना आसान है, ये आपके पेपर में आ सकता है कि वेयर देर आर मोर ओरिजिनल देन वन, वन ओरिजिनल नीड ओनली नीड टू बी प्रूव, वन ओरिजिनल ओनली नीड टू बी प्रूव को जरूरत होती है। ठीक है ना, एक ओरिजिनल को प्रूव कर दे तो बाकी को तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना आपको, यही तो चीज़ बता रहा है आपको। आगे चलते हैं जी, एक्सप्लेनेशन 3, द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई स्टेटमेंट वट एवर जो भी हो ऑफ ए फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर टू, जो कि रेफर किया इन दिस आर्टिकल, जिस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है, शैल नॉट preclude the admission of oral evidence as to the same fact। ठीक है ना, उसने कहा सॉरी मेरा ना गला ख़राब है, ज़ुकाम है, इस वजह से ना मुझे ना प्रॉब्लम बोलने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। इस एक्सप्लेनेशन 3 में ये कहता है कि द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वट एवर जो भी हो ऑफ फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर टू इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में जो भी फैक्ट रेफर किए गए फैक्ट पर बताया गया उस फैक्ट के अलावा, shall not preclude the admission of oral evidence, shall not preclude the admission of oral as the same fact। कि तो फिर उसमें ये होगा कि फिर ये नहीं होगा कि आप जो ओरल एविडेंस होगी उसको भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा फैक्ट्स के, इसके अलावा फैक्ट्स को कि जो है जितने भी फैक्ट्स होंगे तो वो उनके बारे में ओरल एविडेंस एडमिसिबल होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं A B C D। इलस्ट्रेशन कहता है if a contract be contained in several letters, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है सेवरल लेटर्स पर, मतलब उसके कई पार्ट्स हैं, ठीक है, ऑल द लेटर्स इन विच इट इज कंटेन मस्ट बी प्रूव्ड, ऑल लेटर्स इन विच इट मस्ट बी कंटेन, ऑल लेटर्स उसके तमाम लेटर्स प्रूव होने चाहिए, इन विच इट इज कंटेन्ड मस्ट बी प्रूव्ड। ठीक है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन इन सेवरल लेटर्स, ऑल द लेटर्स इन विच इट कंटेन्स मस्ट बी प्रूव्ड, वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जितने लेटर्स पर मुश्तमिल है उस पर प्रूव होना चाहिए। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन इन बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज पर मुश्तमिल है तो फिर क्या होना, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव, सिंपल इज दैट, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव होना चाहिए। आगे उसने कहा कि इफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन अ सेट ऑफ 3 सेट है उसके बिल ऑफ एक्सचेंज के, वन ओनली नीड टू बी प्रूव। ठीक है, सिंपल इज दैट।
आगे उसने कहा है कि इफ़ कॉन्टैक्ट इन राइटिंग विद बी, ए कॉन्टैक्ट विद राइटिंग बी के साथ कॉन्टैक्ट करता है फॉर डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टन आइटम्स, ठीक है, कि वो डिलीवर करनी है इंडिगो, ये कलर होता है, ठीक है ना, उसको प्रूव डिलीवर करना है ए ने बी को। द कॉन्टैक्ट मेंशन दैट द फैक्ट दैट द बी हैड पेड ए द प्राइस ऑफ द अदर इंडिगो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वर्बली ऑन अनदर ओकेजन। अब कॉन्ट्रैक्ट शो ये करता है कि बी ने जो ए को पेमेंट की है वो किसी अदर इंडिगो के मद में की है। ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड ओवर एन एस डी की दैट नो पेमेंट वाज मेड फॉर द अदर इंडिगो, जो अदर इंडिगो जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट उसकी तो पेमेंट ही नहीं की गई, द एविडेंस इज एडमिसिबल, ठीक है। तो ऐसे केसेस में एडमिसिबल एविडेंस होगी। आपको ऊपर मैंने कहा था ना कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बारे में तो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ प्रोड्यूस किया जाएगा ना। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो ओरल हुआ है, ओरल के बारे में उसके रिटर्न में नहीं आया, तो उस रिटर्न को और ओरल को जुबानी को यानी कि जुबानी और एविडेंस के जरिए ही प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। आगे जी, ए गिव्स बी आर सीट, ए गिव्स बी आर रिसीट फॉर मनी पेड बाय बी, ए क्या करता है बी को रिसीट देता है जो बी ने उसको पे किया। ए गिव्स बी आर रिसीट फॉर मनी पेड बाय बी, ठीक है ना। अब बी ने ए को पैसे दिए, ए ने उसको रसीद दे दी। और एविडेंस इज ऑफर्ड ऑफ द पेमेंट, दिस एविडेंस इज एडमिसिबल। अब और एविडेंस पे की जाती है कि बी ने वाकई ही ए को पैसे दिए थे, ये एडमिसिबल होगी। ऊपर वाली जो एक्सेप्शन पड़ी तो उसके मुताबिक ये है, ठीक है ना। एमसीक्यू नंबर 6 क्या कहता है, द स्टेटमेंट इन विच डॉक्यूमेंट व्हाट एवर द फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर्ड टू इन दिस आर्टिकल, क्या होगा, शैल नॉट बी प्रिक्लूड द एडमिशन ऑफ द ओरल एविडेंस। तो ये नहीं समझा जाएगा कि अगर जो इस आर्टिकल में फैक्ट बताया कि उसके अलावा कोई दूसरे फैक्ट्स हो तो उसके बारे में ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती है, वो उस पर प्रिक्लूड होगी, ठीक है। आगे चलते हैं जी, ये ऑप्शन ठीक है इसका। आगे 7, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन इन सेवरल लेटर्स, ऑल लेटर्स इन विच इट इज कंटेन मस्ट बी प्रूव्ड, ये ऑप्शन ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, आगे इसमें आ जाता है एमसीक्यू नंबर 8, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन इन बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव्ड, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो उसको प्रूव होना चाहिए, ठीक है। आगे बिल ऑफ एक्सचेंज, ए ऑप्शन ठीक है जी। अब आगे आगे जी आर्टिकल 103 जो है वो क्या कहता है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट के बारे में जो एविडेंस है उसको कैसे एक्सक्लूड किया जा सकता है, वो कैसे एक्सक्लूड होती है, ठीक है ना। व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट आर अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी आर एनी मैटर रिक्वायर्ड बाई लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, या अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है या ग्रांट है, ठीक है, या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की गई है, तो उसके बारे में लॉ भी ये कहता है कि आपने क्या करना है, बाय लॉ ये कहता है कि आपने उसको रिटन फॉर्म में लिखना है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। हैव बीन प्रूव्ड, तो हैव बीन प्रूव्ड हो चुका है अकॉर्डिंग टू द लास्ट आर्टिकल, वो लास्ट आर्टिकल के मुताबिक प्रूव भी हो सकता है। नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट आर स्टेटमेंट shall be admitted, no evidence of any oral agreement और स्टेटमेंट शैल बी लिमिटेड। तो फिर किसी किस्म की ओरल एग्रीमेंट या स्टेटमेंट के बारे में एविडेंस नहीं ली जाएगी एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट आर देयर रिप्रेजेंटेड इंटरेस्ट, तो उन पार्टीज के दरमियान या उनके रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान किसी किस्म की ओरल एविडेंस नहीं ली जाएगी उन डॉक्यूमेंट्स पे जिनके बारे में लॉ ने बेकायदा ये कह दिया है कि आपने उसको लिखना है और वो एविडेंस के तौर पर ही यूज होगा। फॉर द पर्पज ऑफ कंट्राडिक्टिंग, वेरिंग, एडिंग टू आर सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स टर्म्स, जो जो इस मकसद के लिए दी जा गई हो एविडेंस, जो कंट्राडिक्ट करने के लिए, मुखालफत करने के लिए, उसको तब्दील करने के लिए, उसको ऐड करने के लिए, आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स टर्म्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ द ओरल एग्रीमेंट ये हो जाएगा, ठीक है। आगे जी प्रोवाइजो 1, प्रोवाइजो 1 ये कहता है एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड विच वुड इनवैलिडेट, उसने कहा किसी भी फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट, जो किसी डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट करता है।
आर विच वुड इंटाइटल एनी पर्सन टू एनी डिग्री, और या किसी वो शख्स को इंटाइटल करता है टू एनी डिग्री, किसी डिग्री में और ऑर्डर में रिलेटिंग टू देयर टू, जो उसके रिलेटेड हो। ठीक है, अभी दोबारा इस लाइन को पढ़ते हैं कि कोई भी फैक्ट उसको प्रूव किया जा सकता है विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट, जो किसी डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट करे, आर विच वुड इंटाइटल एनी पर्सन, या किसी पर्सन को इंटाइटल हकदार करार दे, टू एनी डिग्री और अदर ऑर्डर रिलेटेड देयर टू, या किसी डिग्री ऑर्डर के तहत उसको इंटाइटल करार दिया गया हो, उसको ऐसे फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है। सच एज फ्रॉड, जैसे कि फ्रॉड है, इंटिमिडेशन, इलीगैलिटी है, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन है, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, ड्यू एग्जीक्यूशन मतलब कि ड्यू एग्जीक्यूशन नहीं हुई लेकिन उस अमल दरामद नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। वांट ऑफ कैपेसिटी है, वांट ऑफ कैपेसिटी की वजह से मतलब कि पार्टीज की कैपेसिटी नहीं है इन एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। वांट और फेलियर ऑफ द कंसिडरेशन, मतलब कि उन्होंने कंसिडरेशन देने में कोताही दी है, ठीक है ना, उसमें पूरा नहीं उतरे। और मिस्टेक इन फैक्ट ऑफ लॉ और फैक्ट और लॉ, किसी भी लॉ में या मिस्टेक या कोई मिस्टेक है जैसे एज टू लॉ या फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसके हवाले से कोई भी होगा तो फिर क्या है, तो कोई भी फैक्ट प्रूव किया जा सकता है जो किसी डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट करार दे दे या किसी पर्सन को इंटाइटल करार दे दे। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रोवाइजर 2 पढ़ते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा तो हौसले के साथ आपने सुनना है, तवज्जो के साथ, किसी में इनमें से किसी भी से भी वो आ सकता है पेपर आपका, तो लिहाजा आप गौर से सुनते जाइएगा और दिल में, अपने दिलो दिमाग में बिठाते जाइएगा इसको। ठीक है, उसने कहा था एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, सेपरेट ओरल एग्रीमेंट की जो एग्जिस्टेंस है एज टू द मैटर, उसने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज साइलेंट, जिसके बारे में डॉक्यूमेंट साइलेंट है। वो कह रहा है कि जिसके बारे में डॉक्यूमेंट साइलेंट है और कोई ऐसा सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ है एंड विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट, और जो इनकंसिस्टेंट नहीं है विद इट्स टर्म्स, टर्म के साथ में भी प्रूव, उसको प्रूव किया जा सकता है, उसको में भी प्रूव किया जा सकता है। देखिए उसने कहा द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट, एक सेपरेट आपका एग्रीमेंट है किसी भी मैटर एज टू एनी मैटर ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज साइलेंट, जो डॉक्यूमेंट है वो साइलेंट है, एंड विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद इट्स टर्म एंड टर्म, वो डॉक्यूमेंट के टर्म्स को लेकर इनकंसिस्टेंट नहीं है, उसके मुताबिकत रखता है, बल्कि उसको गैर उसको कंट्राडिक्ट नहीं करता। इन कंसिडरिंग वेदर आर नॉट दिस प्रोवाइजो अप्लाइज, ये अप्लाई, ये कंसिडर करते हुए कि ये प्रोवाइजो अप्लाई करती है या नहीं करती, द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो कोर्ट क्या कर देगी, दो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को हवाले से डिग्री उसकी यानी कि फॉर्मेलिटी के हवाले से डॉक्यूमेंट की को देखते हुए डिग्री कोड कर देगी कि उसको एक्सेप्ट कर लेगी, उसको यानी कि उस एविडेंस को एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, चले आगे चलते हैं। आगे जनाब है प्रोवाइजो 3 है। प्रोवाइजो 3 कहता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट कंस्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रेसिडेंट, अगर एक ओरल सेपरेट एग्रीमेंट हुआ है वो किस पर मुश्तमिल कंस्टिट्यूटेड कंडीशन प्रेसिडेंट टू द अटैचिंग ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, जो क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, कोई ऑब्लिगेशन अटैच कर रहा है अंडर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में भी प्रूव, उसको भी प्रूव किया जा सकता है। आगे चलते हैं जी, उसने कहा था एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट, अगर एक डिस्टिंक्ट अलग से बाद में ओरल एग्रीमेंट हुआ है टू रिसाइन और मॉडिफाई एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर क्या है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन ख़त्म करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए या ग्रांट को या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को में भी उसको भी प्रूव किया जा सकता है, एक्सेप्ट इन केसेस इन विच द सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इज बाय लॉ रिक्वायर्ड टू बी राइटिंग, के अगर लॉ ने ये कहा है कि बाय राइटिंग ये होने चाहिए तो फिर ही प्रूव किया जा सकता, तो फिर उन केसेस में ये इसको बगैर राइटिंग के प्रूव नहीं किया जा सकता, अदरवाइज उनको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जी चीज़ें हैं जी सारे, आर हैज़ बीन रजिस्टर्ड यार अकॉर्डिंग टू द लॉ इन्फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, हाँ अगर डॉक्यूमेंट को लाने का आपने रजिस्टर्ड करवाना है, जैसे रजिस्ट्री होती है, तो उसको रजिस्ट्री को आप रजिस्ट्री के ही ज़रिए प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते।
प्रोवाइजो आगे है जी प्रोवाइजो 5। प्रोवाइजो 5 क्या कहती है? उसने कहा कि एनी यूजेज आर कस्टम बाय विच द इंसिडेंट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन, इंसिडेंट एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है किसी कस्टम या यूज के हवाले से इन एनी कॉन्ट्रैक्ट आर यूजली नेक्स्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, आर यूजली इन नेक्स्ट क्या हुआ है आमतौर पर क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ, उसको भी मे भी प्रूव किया जा सकता है। क्या बात कही उसने? उसने क्या कोई किसी भी कस्टम को या यूजर्स को जो के विच इंसिडेंट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके इंसिडेंट्स के बारे में क्या है कॉन्ट्रैक्ट में वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया, मेंशन नहीं किया, आर यूजली एनेक्स्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन मे बी प्रूव्ड provided that the annexing of such incident would not be repugnant to, और जो कुछ उसके यानी कि जो शिक्के हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस तरह से जोड़ दी गई हैं कि वो उसके रिपगनेंट नहीं है, उसके ख़िलाफ़ नहीं है, आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, तो उसको भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है जनाब। आगे है प्रोवाइजो 6। एनी फैक्ट में बी प्रूव्ड विच शोज इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रिलाइड टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट। उन्हें क्या एनी फैक्ट किसी भी फैक्ट को प्रूव किया जाता है विच शोज जो शो करती है इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रिलाइड टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट एग्जिस्टिंग फैक्ट कि उसने कहा है कि किसी भी फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है जो ये शो करती है कि किस तरह से लिहाज से लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिहाज में इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट, जिसने फैक्ट को के हवाले से है। ठीक है। इलस्ट्रेशन ए पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन ए कहता है अ पॉलिसी ऑफ द इंश्योरेंस इज अफेक्टेड ऑन गुड्स। उसने कहा जो पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस है वो इस तरह से अफेक्ट होती है, असरअंदाज होती है कि इन शिप्स फ्रॉम कराची टू लंदन, एक शिप है कराची टू लंदन जा रहा है, द गुड्स आर शिप्ड इन पार्टिकुलर शिप विच इज लास्ट, जो कि गुड जो है शिप में पार्टिकुलर शिप में है जो कि आखिरी है। द फैक्ट दैट द पार्टिकुलर शिप वाज ओरली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पॉलिसी कैन नॉट बी प्रूव्ड, और द फैक्ट है कि जो पार्टिकुलर शिप है वाज ओरली एक्सेप्टेड, ओरली यानी कि ओरली उसके बारे में कॉन्टैक्ट हुआ है, फ्रॉम द पॉलिसी कैन नॉट बी प्रूव्ड, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे फैक्ट को प्रूव नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं जी। आगे जनाब है ए क्या कहता है? ए कहता है कि ए एग्रीज एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे बी 1000 ऑन द 1st मार्च। अब ए ने क्या कर लिया रिटर्न में ये तय कर लिया कि वो 1000 पे 1 मार्च को 1984 को क्या देगा बी को। द फैक्ट दैट द सेम टाइम an oral agreement was made that the money should not be paid till the 31st March, 31st March cannot be proved। उसने cannot be proved, उसने कहा आगे उसने ये भी ओरल एग्रीमेंट में ये कहा था कि was made to the money should not be paid till the 31st मैंने 31 मार्च तक वो पेमेंट नहीं की जाएगी। 1 मार्च तो एग्रीमेंट हुआ 1 मार्च, उसने कहा कि टिल द वो 31 मार्च तक पेमेंट नहीं की जाएगी, इसको प्रूव के नॉट भी प्रूव। जो ओरल एग्रीमेंट हुआ है रिटन एग्रीमेंट के साथ जो उसको अफेक्ट कर रही है उसको ओरली आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है। आगे जनाब है एन स्टेट कॉल्ड द खानपुर स्टेट, एन स्टेट कॉल्ड द खानपुर स्टेट, एक स्टेट है उसको खानपुर स्टेट कहा जाता है। इज सोल्ड बाय द डीड, उसको एक डीड के ज़रिए सोल्ड कर दिया गया, सेल कर दिया गया। विच कंटेन्स अ मैप ऑफ द प्रॉपर्टी सोल्ड, जो कि एक प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी गई, सेल कर दी गई, उस पर मुश्तमिल है। द फैक्ट दैट द लैंड नॉट इंक्लूडेड इन द मैप, जो लैंड है वो इंक्लूड नहीं है इन द मैप, हैड ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, जो कि हमेशा से उस ज़मीन का हिस्सा शामिल सब बनी हुई थी या उसको समझा जाता था। एंड वाज मीन टू पास बाय द डीड and was mean to pass by the deed, और
और जिस डीड के ज़रिए उसको यानी कि वो दिया गया आगे ट्रांसफ़र किया कैन नॉट बी प्रूव्ड। जिस डीड के ज़रिए उसको आगे मूव किया गया वो कैन नॉट बी प्रूव्ड, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। आगे है जी, ये 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, आपने ये भी पढ़ लेनी है। मैंने यहाँ पे वीडियो आप रोक कर इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे ये प्रोवाइज़ो ये सारी आपने पढ़ लेनी है, बहुत आसान है ये भाई, एक-एक पढ़ता गया तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, ठीक है? ये आपने रोक कर वीडियो आपने ज़रूर पढ़ लेनी है, ठीक है? इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। आगे एमसीक्यूज़ नंबर 9 ये कहता है कि उसने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोज़िशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिहाज से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, वो या कोई मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके बारे में लॉ ये कहता है कि आपने उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखना है, हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग द लास्ट आर्टिकल, और उस आर्टिकल के मुताबिक लास्ट आर्टिकल के मुताबिक प्रूव भी हो सकता है। नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट shall be admitted एज बिटवीन द पार्टी शैल बी एडमिटेड। ये ऑप्शन ठीक है जी इसका, ठीक है? ये मैंने ऊपर पढ़ा भी दिया है और दोबारा फिर मैंने आपको उसको रिवाइज करवा दिया, ठीक है? एमसीक्यू नंबर 10 ये कहता है कि एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट करार दे उसको क्या किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। ए ऑप्शन ठीक है जी। आगे जनाब इसका जो है एमसीक्यू नंबर 11 ये कहता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, ए ऑप्शन ठीक है जी, ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे एनी यूजेस आर कस्टम बाय विच incidents not expressly mentioned in contract are usually annexed to the contract or that description may be proved, उसको भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना? may be proved। अब इसका क्या आ जाना है, इसका may be proved आ जाएगा, provided that the annexing of such would not be repugnant। हाँ, इसको प्रूव किया जाता है, ए ऑप्शन ठीक है जी। आगे जी एमसीक्यू नंबर 13 जो है 13 ये कहता है a policy of insurance is affected on goods the ये क्या आ जाएगा, fact that the particular ship was only expected from the policy cannot be, इसको क्या है, cannot be proved, इसको नहीं प्रूव किया जा सकता कि क्योंकि ये ओरली हुआ था इस वजह से इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। आगे जो है एमसीक्यू नंबर 14 A and B makes contract in writing to take effect that upon the happening of certain contingency the writing is left with B who sues A upon it may be show that the circumstances under which it was delivered, जिस circumstances में डिलीवर की गई थी वो उसको प्रूव किया जा सकता है। ये ऑप्शन आना है। आगे चलते हैं जी आर्टिकल 104 जो है, एक्चुअली ये लेक्चर बहुत लेंथी है, इस वजह से थोड़ा सा आपको हिम्मत करनी पड़नी है, समझना पड़ना है, तसल्ली से बैठकर इसको 1-2 दफ़ा सुने, 3 दफ़ा सुने, 4 दफ़ा सुने, 5 दफ़ा सुने। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस को एक्सक्लूड करना अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, ठीक है ना? एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस को एक्सक्लूड करना अगेंस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक एप्लीकेशन उसको एक्सक्लूड करना, ठीक है ना? कैसे? एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट इज प्लेन, जब डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज ही प्लेन है इटसेल्फ खुद बखुद, एंड व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट, और इनको एक्यूरेटली एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पर अप्लाई किया जा सकता है। एविडेंस में नॉट बी given to show that it was not meant to apply to such factor, तो एविडेंस नहीं दी जा सकती, may not be given to show that it was not meant to apply to such fact। तो एविडेंस क्या है, तो एविडेंस में not be given, तो एविडेंस नहीं दी जा सकती to show that it was not meant to apply to such facts, ठीक है? अब यह आर्टिकल 104 ये कहता है कि जब लैंग्वेज इटसेल्फ क्लियर है, प्लेन है, और एंड व्हेन इट अप्लाई एक्यूरेटली, और ये एक्यूरेटली अप्लाई किया गया तो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे अप्लाई की जा सकती है। एविडेंस में नॉट बी गिवन टू शो दैट इट वाज नॉट मेंट टू अप्लाई टू सच फैक्टर, तो एविडेंस ये नहीं दी जा सकती, इसका मतलब तो कुछ और है, ठीक है? आगे इलस्ट्रेशन ए बी को जो है ना बाय डीड के जरिए अपनी स्टेट जो है रंगपुर में वो क्या करता है 1000 बीघा सेल करता है। ए हैज़ अ स्टेट एट रंगपुर कंटेनिंग 100 बीघा, उसकी रंगपुर में 100 बीघा उसकी ज़मीन है, स्टेट है। एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट दैट द स्टेट मीन टू बी सोल्ड वाज once situated at a different place and a different size, तो एविडेंस इस बात की नहीं दे, उसका मतलब ये था कि डिफरेंट
प्लेस पे डिफरेंट साइज़ की जो ज़मीन थी वो देनी थी। इसका ये इसका मतलब क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंट उससे बज़ाते खुद यानी कि एक वाज़ेह हो रहा है कि कौन-सी जगह, कौन-सी स्टेट, कितनी स्टेट, ठीक? एमसीक्यू नंबर 15 ये करते हैं कि उसने कहा कि व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट इज़ प्लेन इन इटसेल्फ तो एविडेंस में नॉट बी गिवन, ये ऑप्शन ठीक आ जाएगा। आगे जी इसका आ जाएगा एविडेंस में नॉट बी गिवन, इसका भी एविडेंस में नॉट गिवन, मैंने ऊपर पढ़ा दिया आपको, ठीक है। आगे जनाब इसका है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। डॉक्यूमेंट एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग, डॉक्यूमेंट एविडेंस देना है इस डॉक्यूमेंट के लिहाज से जो कि उसके मीनिंग को खोल के बयान करता है इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के हवाले से, ठीक है। When the language used in a document is plain itself but unmeaning in reference to the existing facts, evidence may be given to show that it was used in a particular sense। मतलब कि उसकी मीनिंग खुल के वाज़ेह नहीं आ रहे तो उसके बारे में एविडेंस दी जा सकती है कि ये मतलब इसका मतलब ये बनता है, इस मकसद के लिए यूज़ की गई, ठीक है। आगे इलस्ट्रेशन जो है ए ने बी को डीड के ज़रिए जो है वो सेल किया हाउस अपना। ए हैड नो हाउस इन कराची, कराची में उसने कराची में जो था एक शो करता है कि ए नो उस वक्त कराची में उसका घर नहीं था, बट इट अपीयर्स दैट द ही हैड हाउस एट किमारी of which B had been in possession since the execution of deed, के लेकिन एविडेंस ये शो होता है कि उसका किमारी में क्या है, घर है जिसमें वो रहता है। दिस फैक्ट मे बी प्रूव टू शो दैट द डीड रिलेटेड टू द हाउस एट किमारी, के ये जो आप कह सकते हैं कि एविडेंस दी जा सकती है कि जो एविडेंस डीड डील हुई थी ये थी जो किमारी में हाउस था उसके मुतल्लिक थी, ठीक है। आप when the language used in plain itself it's plain है, लेकिन on meaning in reference to the existing fact evidence may be given, evidence may be given, तो evidence may be given आ जाएगा इसका, ठीक है। इस एमसीक्यू में आ जाएगा एविडेंस the language used in a document itself plain है, on meaning in reference to the existing the facts, the evidence may be given to show that it was used in a particular sense, evidence may be given, ए ऑप्शन ठीक है, ठीक है जी, इसका ए ऑप्शन ठीक है जी। आगे जी एमसीक्यू नंबर 18 जो 18 ये कहता है कि ए भी अपना घर भेजता है कराची, उसका कराची में है, ठीक है ना, लेकिन उसका घर कराची में नहीं होता, वो किमारी में होता है। अब एविडेंस शो किया जा सकता है जो उसने घर बेचा था वो किमारी का ही बेचा था लेकिन वो कराची लिखा गया था, ठीक है। तो इसके बारे में एविडेंस इस फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है, एविडेंस दी जा सकती है, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं जी। आर्टिकल 106 है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ द लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन। ये लैंग्वेज जो यूज़ हुई है उसकी एप्लीकेशन के बारे में इसका क्या मतलब बढ़ता है, विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन, ओनली ऑफ सेवरल पर्सन, जो एक से ज़्यादा यानी कि शख्स के बारे में अप्लाई होती है, उस लैंग्वेज के बारे में एविडेंस कैसे दी जाए। When the facts are such that the language used might have been any and could not have been made to apply to more than one, यूज हुआ है ऐसी लैंग्वेज है कि ये किसी एक शख्स के बारे में एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में या थिंग्स के बारे में एविडेंस में बी गिवन ऑफ द फैक्ट टू शो दैट विच ऑफ दोस पर्सन आर थिंग्स इट वाज इंटेंडेड, की जा सकती है कि इस एविडेंस इसका जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में इसका ये मतलब बनता है ये एक से ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह ए एग्रीज टू सेल टू बी फॉर 1000 माई वाइट हाउस, ए हैज 2 वाइट हाउसेस सॉरी हॉर्सेस, 2 हॉर्सेस में उसके 2 हाउसेस होते हैं। एविडेंस में बी गिवन फैक्ट दैट व्हिच शोज व्हिच ऑफ देम वाज मीन, कि उसका
वो एविडेंस शो की जा सकती है, ठीक है ना। 19 आगे है जी एमसीक्यू नंबर 19 क्या क्या है। एमसीक्यू नंबर 19 कहता है कि जब ये फैक्ट ये लैंग्वेज ओके एक एक शख्स हो या एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो एविडेंस में भी गिवन ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है ना, ए ऑप्शन ठीक है, एविडेंस में भी गिवन ऑफ द फैक्ट्स के बारे में एविडेंस दी जा सकती है। आगे है एग्रीमेंट टू सेल टू बी फॉर 100, उसने कहा एग्रीमेंट होता है बी के साथ ए करता है 1000 में वो अपना घर व्हाइट हाउस देता है, तो एविडेंस उसके दो व्हाइट हाउस होते हैं, एविडेंस इस कौन सा व्हाइट हाउस, ठीक है ना, एविडेंस में भी गिवन। आगे है जी एमसीक्यूज नंबर 21 एग्रीमेंट टू अ कंपनी बी टू हैदराबाद, तो एविडेंस में भी गिवन फैक्ट हैदराबाद इस सिंध, ठीक है ना, कौन सा हैदराबाद एविडेंस दी जा सकती है उसके बारे में, ठीक है ना, जब एम्बिग्विटी हो उसमें, ठीक है ना। आगे एमसीक्यू वो ये कहता है evidence as to the application of language to one of the two sets of the facts, evidence as to the application of language दे सकते हैं to one of the two sets of the facts to neither of which the whole correctly applies, जब उसके दो मतलब निकल रहे हो दोनों दी जा सकती है या नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। आगे लिखा उसने कि when the language used आदि तौर पर एक फैक्ट पे अप्लाई हो रही है एंड पार्टली टू अनदर सेट ऑफ द एग्जिस्टिंग फैक्ट, but the whole of it does not apply the correctly to the either evidence may be given to show that to which of the two it was meant to apply, लेकिन वो किसी पर पूरी तरह अप्लाई नहीं हो रही किसी भी सेट पर, तो उसको शो करने के लिए कि ये किस पर इसका मतलब क्या है, होली किस पे अप्लाई होती है उसके इलस्ट्रेशन के बारे में, इलस्ट्रेशन में ये ए एग्रीज करता है टू सेशन ऑफ वाई ऑक्यूपेशन ऑफ वाई कि ए कहता है कि बी को मेरी ज़मीन जो है वाई के कब्ज़े में है वो आपको मैं सेल करता हूँ, ठीक है ना। ए हैज़ लेट एक्स, जो ए के पास लैंड होती है, ए हैज़ लैंड एट एक्स बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, पास है एक्स के पास लेकिन वाई के पास नहीं है, एंड ही हैड लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई एंड ही हैड, जबकि उसकी ज़मीन वाई एक्स बट इट इज़ नॉट एट एक्स, वो बट इट इज़ नॉट एक्स लेकिन वो एक्स नहीं है, एविडेंस में भी गिवन और द फैक्ट विच ही मीन्स टू सेल, वो कौन सी ज़मीन बेचना चाहता है वो उसके बारे में वो एविडेंस दे सकता है, ठीक है ना। एमसीक्यूज नंबर used applies partially to one set of the existing fact and partially to other fact, तो उसके बारे में to show the evidence दी जा सकती है, evidence may be given to show the to show of which of two it नंबर 23 ये कहता है अगर ए बेचनी हो, वो कहता है कि वाई के पास है लेकिन वो किसके पास है, एक्स के पास है, और लेकिन वाई के पास नहीं होती, वो वाई के पास थी लेकिन वो एक्स के पास नहीं है, तो एक्स पास नहीं है, तो एविडेंस शेष हो की जा सकती है कि वो एविडेंस में भी गिवन और फैक्ट्स विच ही मीन किसके पास उसकी उसके बारे में क्या है वो एविडेंस दी जा सकती है शो करने के लिए ये इसका मतलब क्या है। आगे आर्टिकल 108 जो है एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलिजिबल करेक्टर्स, अगर इलिजिबल करेक्टर्स जो है जो पढ़े ना जा सकते हैं उसके बारे में उनके मतलब के बारे में show the meaning of the illegible are not commonly illegible characters, जो एविडेंस दी जा सकती है may be given to show the meaning of illegible are not commonly illegible characters of foreign obsolete actions, इन तमाम के बारे में एविडेंस दी जा सकती है उनको शो करने के लिए इनका मतलब क्या है, ऑफ एब्रीवेशन के बारे में, ऑफ वर्ड्स के बारे में यूज इन पार्टिकुलर सेंस जो पार्टिकुलर सेंस में यूज होते हैं।
किसी भी ठीक है ना, जो अल्फाज है वो इस तरह लिखे हुए पढ़े नहीं जा रहे या उनका मतलब वाज़ह नहीं हो रहा, उस इलाके की ख़ास ज़बान में उसका मतलब एक ख़ास होता है, उसके बारे में एविडेंस दी जा सकती है। इलस्ट्रेशन या ए एस कल स्कल्पचर एग्री टू सेल बी, वो बी को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। आल माई आल में मोड्स आल में मोड आल में मोड्स ए हैज़ बोथ मॉडल्स and modeling to show which he mean to sell, कि वो कौन सी यानी कि ए बी को बेचना चाहता है, इसके बारे में क्या है एविडेंस दी जाती है। मीनिंग ऑफ इलिजिबल जो करेक्टर आपको ए जो है इसके बारे में एविडेंस में भी गिवन टू शो द दी जा सकती है। ये आपने इस तरह के आर्टिकल्स को अच्छी तरह याद करना है क्योंकि पेपर में ये बार बार आ सकते हैं। ठीक है, आगे जी आर्टिकल 109 जो है इसका मतलब है कि who may give evidence of the agreement varying terms of document, अगर डॉक्यूमेंट के टर्म्स वेरी कर रही हो तो उसके बारे में कौन एविडेंस दे सकता है। तो उसने ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आर देयर रिप्रेजेंटेड इंटरेस्ट मे गिव एविडेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट वेरिंग द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। द पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स के पार्टीज नहीं है वो क्या है, और रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है वो क्या है, एविडेंस दे सकते हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स का। ये इलस्ट्रेशन ये आ जाती है, ए बी क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन राइटिंग में ए बी को दैट बी शैल सेल ए सर्टन कॉटन, कि ए बी जो है एक सर्टन डिलीवरी और ए डिलीवरी के उस डिलीवरी पर उसको पे करेगा। एट द सेम टाइम दे मेक एन ओरल एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट भी कर लेते हैं। द मंथ क्रेडिट शैल बी गिवन टू ए, दो दैट 3 months क्रेडिट शैल बी गिवन टू ए, के 3 month का be shown that as between A and B, but it might be shown by C if it affect his interest. Affected might be shown by C, पर लेकिन C से यानी कि इसको वाज़ेह किया जा सकता है कि अगर वो इसका इंटरेस्ट इनका इंटरेस्ट जो है ना उसमें बोल सकता है, कह सकता है कि इसका क्या मतलब था। ठीक है, आगे था पर्सन हु आर नॉट पार्टीज, तो वो क्या एविडेंस दे सकते हैं जी। आगे चलते हैं जी, Section number 27. This article, this could not be shown. This could not be shown as ये ऑप्शन ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। आर्टिकल 110 है सेविंग ऑफ प्रोविजन ऑफ द सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू द विल्स। ओके, नथिंग इन दिस चैप्टर कंटेन शैल बी टेकन 1925 एज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्स के लिहाज से जो सक्सेशन एक्ट ये जो चैप्टर है वो अफेक्ट नहीं करेगा। आप पढ़ लेते हैं द 1925 सेक्शन 1925 shall contain shall be taken to affect any of the provision of the section 1925। ये ऑप्शन ठीक है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह 110 तक हमने आज पढ़ लिया। आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में 111 आर्टिकल से शुरू करेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह चलते जाएंगे और हमारा काम इंशाल्लाह 1-2